नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, एक बार पुनः अतुल्य एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इसके पहले कुछ टॉपिक मैं मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ा चुका हूं। ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से संबंधित। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भौगोलिक संरचना में हमको क्या क्या पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का आखिर ये भौगोलिक संरचना किस आधार पर बना हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टियां आदि कैसे निहित है, इनके बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। पर्वतों का विस्तार किस प्रकार से हमको देखना है, ये सभी के सभी चर्चा हम भौगोलिक संरचना में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भौगोलिक संरचना। अंत तक टॉपिक देखे आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। फर्स्ट हमको पढ़ना है कि भौगोलिक संरचना के आधार पे किन किन भागों को किन किन अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना किसकी? मध्य प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश संरचना, तो प्राकृतिक प्रदेश संरचना को हमने कितने भागों में बांटा? तीन भाग में। पहला कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में बांटा है। मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 5। दूसरे नंबर पर आता है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को भी कितने भागों में बांटा है? 3। और लास्ट है दोस्तों पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार को हमने 1 भाग दिया है, जिसको पूर्वी पठार को ही बघेलखंड कहा जाता है। तो ये जो 5 भाग है दोस्तों, इन्हें एक एक करके हमें पढ़ना है। सतपुड़ा श्रेणी के 3 भागों को भी हमें एक एक करके देखना है। और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा? बघेलखंड यानी पूर्वी पठार। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या रहेगा इसको मैं मैप के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि हमारे भौतिक परिस्थितियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। आगे चलना है दोस्तों। फर्स्ट मध्य उच्च प्रदेश, हमारा टॉपिक 1 है। मध्य उच्च प्रदेश क्या है? तो मध्य उच्च प्रदेश के बारे में बता दूं दोस्तों कि मध्य उच्च प्रदेश एक पठारी भाग है जिसका आकार त्रिभुज के समान है। मध्य उच्च प्रदेश पठारी भाग है, त्रिभुज के समान है। यह पठार नर्मदा, सोन घाटी और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। आगे चलना है दोस्तों। इस पठार में नर्मदा नदी और सोन नदी के उत्तर में, नर्मदा और सोन नदी के उत्तर में भांडेर, कैमूर, सिद्ध बाबा, विंध्याचल जैसी पर्वत श्रेणियां स्थित है। साथ ही साथ इसी मध्य उच्च प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। मध्य उच्च प्रदेश में नदियां प्रवाहित होती है जैसे कि चंबल, केन, काली सिंध, पार्वती, चंबल, बेतवा। ये सभी नदियां किस पठार में प्रवाहित होती है? मध्य उच्च प्रदेश में। मध्य उच्च प्रदेश में दोस्तों ये जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही है जो मैंने आपको बताई है, ये सब नदियां उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बहती है और लास्ट में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में। अतः इस भाग को, मध्य उच्च प्रदेश को गंगा का बेसिन भी कहा जाता है। बेसिन का मतलब जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है, तो गंगा का बेसिन भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश एक भाग है, यानी सब डिवीजन कितने हैं? 5 कौन कौन से? एक है मध्य भारत, एक तो हो गया मध्य भारत। मध्य भारत के बाद है पन्ना रीवा का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, और लास्ट है नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से कितने सब डिवीजन है? 5। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आगे की बात करें, आगे मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि मैप के माध्यम से हम इन क्षेत्रों को या भागों को किस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को मध्य उच्च प्रदेश के 5 सब डिवीजन बताए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो, वर्गों का विभाजन: मध्य भारत पठार, पन्ना रीवा पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, और लास्ट में नर्मदा सोन घाटी। तो ये 5 भाग आपको मैं मैप में दिखा सकता हूँ। कैसे? ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा पूरा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मध्य भारत का पठार। ठीक है, इसको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर है पन्ना रीवा यानी विंध्य कगारी प्रदेश। तो दोस्तों ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग
कौन सा कहलाएगा आपका पन्ना रीवा पठार। ये जो व्हाइट कलर वाला है दोस्तों, इस पूरे भाग को कहा जाएगा कौन सा पठार, मालवा। और बुंदेलखंड की हम अगर बात करें तो दोस्तों बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र पूरा कौन सा है, बुंदेलखंड। तो चौथे नंबर पे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये पूरा का पूरा भाग हमारा कौन सा हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। और लास्ट में हम देख सकते हैं तो ये वाला भाग हमारा कौन सा कहलाएगा दोस्तों, बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मध्य उच्च प्रदेश एक डिवीजन है, उसे कितने उपभागों में बांटा है, तो कितने उपभागों में बांटा है, 5। पहला आपका है मध्य भारत पठार, दूसरे नंबर पे है रीवा पन्ना पठार, तीसरे नंबर पर है आपका दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार और 5वें नंबर पे आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आगे चलना है, हमें एक एक करके सब डिवीज़न पर चर्चा करना है। तो पहले नंबर पर हमारा टॉपिक आता है दोस्तों मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत पठार क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी पढ़ना है। जानकारी में भी ये पढ़ना है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य भारत पठार का विस्तार कैसा है, मध्य भारत पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, कितनी औसत वर्षा यहाँ पर होती है, औसतन वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। तो पहला हमें स्टार्ट करना है दोस्तों फर्स्ट कि मध्य भारत जो पठार है, मध्य भारत पठार जो है, जिसे एक नाम दिया गया है चंबल उप आर्द्र प्रदेश। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा है मध्य भारत पठार चंबल उप आर्द्र प्रदेश। तो मध्य भारत पठार में एक विशेषता है दोस्तों, विशेषता ये है कि यहाँ पर फर्स्ट वर्षा का जो औसत है वो है लगभग 75 सेंटीमीटर। कहा जाता है कि मध्य उच्च भारत क्षेत्र में या इस पठारी क्षेत्र में लगभग 75% वर्षा होती है। यह जो पठार है दोस्तों, यह फैला हुआ है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, इन क्षेत्रों में दोस्तों यह पठार फैला हुआ है। इस पठार में और क्या क्या पाया जाता है, तो खनिज की दृष्टि से यह संपन्न नहीं है, यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर खनिज जो कि कम है। दूसरी, यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों इस पठार में। इस पठार में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है दोमट, साथ ही साथ काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। कृषि की बात करें दोस्तों तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध पठार है। इसी में हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा मध्य भारत का पठार है वो फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो फैलाव है दोस्तों वो हम दिशा के आधार पर देख सकते हैं। पूर्व की बात करें तो पूर्व में बुंदेलखंड के पठार से लेकर पश्चिम में अरावली पर्वत तक, उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में मालवा पठार तक यह पठार फैला हुआ है। इस पठार का जो भाग अलग होता है पश्चिम में, वह अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत से यह अपना सीमा बनाता है। पश्चिम में अरावली पर्वत से यह पठार अलग होता है। इस पठार में नदियाँ बहती हैं जैसे कि चंबल, पार्वती, काली सिंध, कुंवारी आदि नदियाँ इसमें प्रवाहित होती है। दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया है, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत पठार, जिसे चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पठार का विस्तार पूर्व में बुंदेलखंड से लेके पश्चिम में अरावली तक, उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में मालवा तक है। जैसा कि लिखा गया है, इस पठार का विस्तार पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम में राजस्थान उच्च भूमि यानी अरावली, उत्तर में यमुना मैदान और दक्षिण में मालवा के पठार तक है। क्लियर दोस्तों। अगला इसमें यह पठार जो है, इस पठार का पश्चिमी भाग अरावली श्रेणी से क्या होता है, अलग होता है। आगे चलना है दोस्तों। इस पठार में दोमट मिट्टी, साथ ही साथ सर्वाधिक अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यह पठार पूछे कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो यह पठार फैला हुआ है, मैंने आपको जिले बताया है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर इत्यादि जिलों में यह पठार फैला हुआ है। आगे चलना है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस पठार में होती है। इस पठार में नदियां बहती है
पार्वती, चंबल, कूनो, काली सिंध और कुंवारी। क्लियर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साथ ही साथ इस पठार की जलवायु पूछे कैसी है, तो इस पठार की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। इस पठार में पूछे मिट्टी की प्रधानता कैसी है, तो इस पठार में मिट्टी है दोस्तों दोमट और काली। दोमट को जलोढ़ भी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की प्रधानता है। कृषि की दृष्टि से इस पठार में सर्वाधिक गेहूं, बाजरा, ज्वार की फसलें सबसे उत्तम होती है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक संपन्न नहीं है। मैं बता चुका हूं, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी दोस्तों। क्लियर है, ठीक है। तो एक विस्तार आपको इसमें देखना है। दूसरा, कहां से पृथक हो रहा है, अरवली से। तीसरा, कितनी वर्षा हो सकती है इस क्षेत्र में, 75 सेंटीमीटर। चौथा, फैलाव किन किन जिलों में है, जिले मैंने आपको बताया भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, गुना, शिवपुरी आदि। फिर पूछा जा सकता है दोस्तों इसी में कि इस पठार में जलवायु किस प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। आगे हम इसी की बात करें, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है, चंबल, पार्वती, काली सिंध, कूनो, कुंवारी इत्यादि नदियाँ बहती है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। आगे चले, अगला हमारा है पन्ना रीवा पठार। पन्ना रीवा पठार के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, क्या क्या रहेगा। तो पन्ना रीवा के पठार से हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, वही सेम, पन्ना रीवा पठार का एक अन्य नाम भी है कि पन्ना रीवा पठार को किस नाम से जाना जाता है। तो पन्ना रीवा का जो पठार है उसका एक अन्य नाम है विंध्य कगारी प्रदेश। विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी पन्ना रीवा पठार को जाना जाता है। पन्ना रीवा सतना में यह पठार फैला हुआ है। यहाँ इस पठार की विशेषता मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह एक ऐसा पठार है जहाँ हीरा पाया जाता है, साथ ही साथ चूना पत्थर भी पाया जाता है। पन्ना रीवा के पठार में मध्य प्रदेश के जलप्रपात भी है दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध जलप्रपात है, जैसे चचाई, टोंस, पुरवा, ये सभी जलप्रपात दोस्तों इस पठार में स्थित है। आगे चलना है, पन्ना रीवा पठार को विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि विंध्य क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इस पठार में नदियां प्रवाहित होती है, जैसी नदी का नाम है केन, टोंस, सोन, बीहड़ आदि जो नदियां हैं इसमें बहती है। पन्ना रीवा पठार की बात करें तो पन्ना रीवा पठार मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो मालवा के उत्तर पूर्व में स्थित पठार कौन सा है दोस्तों, रीवा का पठार। वापस पूरी जानकारी दे रहा हूँ एक बार फिर से कि पन्ना रीवा पठार के बारे में विशेषता अगर पूछे तो क्या बताना है। पन्ना रीवा पठार का एक नाम विंध्य कगारी प्रदेश भी है। यह पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। पन्ना रीवा पठार में नदियां बहती है जैसे कि केन, टोंस, कोपरा, वियामा, वियरना इत्यादि नदियां बहती है। इस पठार में बहुटी, चचाई, केवटी और पूर्वा इस प्रकार के प्रसिद्ध जलप्रपात है। पन्ना रीवा पठार में कहा जाता है औसतन वर्षा होती है दोस्तों 125 सेंटीमीटर। साथ ही यहाँ सबसे प्रसिद्ध मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं और वे मिट्टियाँ हैं लाल, पीली और आपकी बलुई। तो लाल, पीली और बलुई मिट्टी इस पठार में पाई जाती है दोस्तों। इस पठार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पठार में हमें चूना पत्थर और हीरा भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मालवा पठार उत्तर पूर्व में, मालवा के उत्तर पूर्व में पन्ना रीवा का पठार है। इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार में लाल, पीली, बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। केन, टोन, सोन, बीहड़, व्योमा, कोपरा आदि नदियां बहती हैं। चचाई, केवटी, बहुटी, पूर्वा जलप्रपात इस पठार में है। विंध्य कगारी प्रदेश में औसतन वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। पन्ना सतना जिले में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर और हीरा इस पठार में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों नेक्स्ट, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार की भी हमें विशेषताएं देखनी है कि बुंदेलखंड का पठार किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रसिद्ध है। तो पहला मैं आपको बता दूं कि जो बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों, उसकी एक विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार अगर देखें चारों तरफ से दिशाओं के आधार पे, तो बुंदेलखंड पठार के पूर्व में बघेलखंड का पठार है।
तो पश्चिम में मध्य भारत पठार है, उत्तर में यमुना का मैदान है, तो दक्षिण में विंध्य पर्वत स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले इसी के बारे में, इस पठार की हम बात करें दोस्तों, इस पठार में मिट्टी अगर देखें हम तो इस पठार में दोस्तों मिट्टी पाई जाती है लाल पीली, साथ ही साथ जलोढ़ और काली मिट्टी भी पाई जाती है। इस पठार में नदियाँ बहती है बीना, धसान, बेतवा, साथ ही साथ इसी में नदी बहती है दोस्तों केन। तो बीना, बेतवा, धसान, केन नदियाँ इस पठार में बहती है। इस पठार में मुख्यतः ज्वार की फसल उत्तम मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस पत्थर की बहुलता है। इस पठार में वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ औसतन वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। दूसरा दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की सिद्ध बाबा चोटी है, और जो सिद्ध बाबा चोटी है वो इस पठार में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सबसे ऊंचा भाग है इस पठार का सिद्ध बाबा, प्रसिद्ध है सिद्ध बाबा की चोटी। दूसरा तथ्य है दोस्तों यहाँ पर कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार में उत्तर की ओर लगभग 150 मीटर और दक्षिण की ओर लगभग 400 मीटर औसत ऊंचाई है। वापस क्लियर कर दूं दोस्तों, जो बुंदेलखंड पठार है मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, क्लियर। उत्तर की बात करें तो गंगा का मैदान, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में बघेलखंड, तो पश्चिम में मध्य भारत का पठार स्थित है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार में हम अगला अगर तथ्य देखें तो यहाँ अगला जो तथ्य है दोस्तों, उत्तर में इसकी औसत ऊंचाई, उत्तर में औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 150 और दक्षिण में पूछे तो 400 मीटर औसत ऊंचाई है। उत्तर में 150 तो दक्षिण में 400 मीटर औसत ऊंचाई है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी पीक जो है वो है सिद्ध बाबा। पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ढलान उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान से हुआ है, बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं सिंध, केन, बेतवा, धसान, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। साथ ही साथ यहाँ की औसत वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, और यहाँ पर सर्वाधिक फसल होती है ज्वार यहाँ की सबसे उत्तम फसल मानी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ तेंदुपत्ता वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, बुंदेलखंड। अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों टॉपिक, वो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा मालवा का पठार। मालवा पठार की क्या विशेषता है दोस्तों? मालवा पठार में सबसे पहले बता दूं कि मालवा पठार का जो विस्तार है वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, मंदसौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों में फैला हुआ है पठार। कौन सा? मालवा के पठार का एक भाग को, जो हमारा मालवा पठार है दोस्तों, उसके एक भाग को मध्य उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। मालवा पठार के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश से ही गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से ही कर्क रेखा गुजरती है। मालवा के पठार में औसतन वर्षा लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। आगे चलना है। मालवा के पठार में नदियाँ बहती है चंबल, केन, सिपरा, सोनार, माही इत्यादि जो नदियां हैं वो मालवा के पठार में ही बहती है। मालवा का पठार में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है काली के साथ हमें कुछ लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। तो मालवा पठार की क्या विशेषता है? मालवा पठार के पश्चिमी भाग को मध्य उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। साथ ही साथ कर्क रेखा मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जिलों की बात करें, भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, गुना, रायसेन, सागर, इंदौर, धार, रतलाम और झाबुआ जिलों में किसका विस्तार है? मालवा के पठार का। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है, लेकिन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सिगार जो कि 881 मीटर है, और यहीं पर एक और चोटी है जाना पाओ जो महू में स्थित
थे, वो भी इस पठार में ही स्थित है। मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गम से ही मालवा पठार बना है। उस ज्वालामुखी उद्गम से मालवा पठार का निर्माण हुआ। मालवा पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से ही यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? काली। तो इस पठार में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है दोस्तों? काली। आगे चलना है। इस पठार की सर्व प्रमुख नदियाँ हैं शिप्रा, शिप्रा के साथ साथ है चंबल, काली सिंध, माही, सोनार, बेतवा और पार्वती। इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। इस पठार में औसत वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? आगे चले। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो मालवा पठार के दक्षिण में या मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। लगभग कितनी है? 300 मीटर। मध्य प्रदेश के निचले प्रदेश में कौन सी घाटी है? नर्मदा सोन घाटी। पूछे नर्मदा सोन घाटी का है मध्य प्रदेश के निचले भाग में। औसत ऊंचाई किसकी है? कितनी है? तो 300 मीटर है। यह घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक लंबी और सक्रिय भ्रंश घाटी विस्तार करती है। यानी कि नर्मदा सोन घाटी जो है वो पश्चिम से लगा करके उत्तर पूर्व तक एक लंबी सक्रिय भ्रंश घाटी बनाती है। नर्मदा सोन बेसिन के उच्चावच की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5। नर्मदा सोन घाटी का उच्चावच के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 5। 5 के 5 भाग आपके सामने हैं। एक इसका नाम है मेकल पठारी क्षेत्र, एक है दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, एक है उत्तर में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, अगला है चौथे नंबर पर मध्यवर्ती मैदान और लास्ट है धार उच्च भूमियाँ। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी को उच्चावच भूमि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5। 5 की 5 है दोस्तों। एक आपकी मेकल पठारी क्षेत्र, सतपुड़ा श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, उत्तर में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, अगला है आपका मध्यवर्ती मैदान और 5वें नंबर पर धार उच्च भूमियाँ। ठीक है दोस्तों, नर्मदा जो क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी जो है, इस नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा, उसके बाद सोन नदी, सोन के बाद जोहिला, जोहिला के बाद है तवा, दूधी, शक्कर। ये सभी नदियां किसमें प्रवाहित होती है दोस्तों? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक अभी पार्ट हुआ, हमारा एक पार्ट हुआ है जिसमें हमने मध्य भारत पठार पढ़ा, जिसमें हमने दोस्तों मालवा का पठार पढ़ा, बुंदेलखंड पढ़ लिया, नर्मदा सोन घाटी पढ़ ली। यहाँ तक हमने इसमें पढ़ा है दोस्तों। आगे चले तो अगला हमें पढ़ना है नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है। हमने पढ़ा था कि जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके कितने पार्ट? 5 पढ़ना थे जो हमने जस्ट देखे हैं। अब हमारा सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा के भी कितने पार्ट आएंगे? 3 और लास्ट में आएगा पूर्वी पठार या बघेलखंड। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एक मध्य उच्च प्रदेश। अगला जो हमारा भाग आएगा वो है सतपुड़ा श्रेणी को लेकर। तो सतपुड़ा श्रेणी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सतपुड़ा श्रेणी की बात कर ले दोस्तों। थोड़ा सा सतपुड़ा श्रेणी की बेसिक जानकारी देना चाहूँगा आपको कि सतपुड़ा जो हमारा पर्वत है इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ भाग में और छत्तीसगढ़ तक। ये हमारा पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत को विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3। एक भाग का नाम है राजपीपला श्रेणी, दूसरे का नाम है महादेव श्रेणी, तीसरे का नाम है मेकल श्रेणी। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार है दोस्तों। एक एक की बात कर रहा हूँ। राजपीपला जो श्रेणी है, राजपीपला जो श्रेणी है इसमें नदी बहती है और नदी हमारी फर्स्ट जो कि बैतूल से निकलती है और बैतूल से नदी निकलती ताप्ती। तो राजपीपला श्रेणी में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, राजपीपला श्रेणी में पहाड़ियों की बात करें तो असीरगढ़ की पहाड़ी, आखा रानी की पहाड़ी और बड़वानी की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ किस में आती है? राजपीपला श्रेणी में। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा हमारा है श्रेणी महादेव जो सतपुड़ा का ही भाग है। महादेव श्रेणी जो कि सबसे प्रसिद्ध श्रेणी है। इस श्रेणी में दोस्तों नदी बहती है तवा नदी, साथ ही साथ इसमें श्रेणियाँ पाई जाती है, कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है जैसे कि चोरागढ़ की पहाड़ी,
इसी में पाई जाती है। गाबिलगढ़ की पहाड़ी इसी में पाई जाती है। तो चोरागढ़, गाबिलगढ़ ये सभी पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी का ही भाग है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है धूपगढ़, और धूपगढ़ जो चोटी है वो धूपगढ़ चोटी दोस्तों स्थित है महादेव पर्वत श्रेणी में, और महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में है, और यह 1350 मीटर ऊंची है। तीसरा हमारा पार्ट आता है सतपुड़ा का, तीसरा पार्ट आता है मेकल। मेकल श्रेणी जो है वो फैला हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर। इस छोर में नदियां बहती है, यानी मेकल श्रेणी में नदियां प्रवाहित होती है, नर्मदा, सोन, जोहिला, और ये नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी पूछे किस में आती है तो आती है मेकल श्रेणी। मेकल श्रेणी किस में आती है तो सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत के कितने भाग है तो 3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसको मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ। फर्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का अगर पूछे विस्तार तो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में। नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक जैसे नर्मदा नदी बहती है उसी के नीचे वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा भाग कौन सा है सतपुड़ा श्रेणी का। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। मैं बता चुका हूँ सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी, तीनों बोर्ड पर लिखी है। राजपीपला श्रेणी, अगली आपकी है महादेव श्रेणी, और अगली कौन सी है मेकल। मेकल श्रेणी का आकार पूछे कैसा है चंद्राकार। चंद्राकार, आधे चंद्र के जैसा। आगे चलना है मेकल श्रेणी पूछे, जो मैंने आपको वीडियो में बताया दोस्तों, जो मैंने बोला था वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, उसे आप याद करें, एक बार और पीछे जाके देख सकते हैं। मेकल श्रेणी अमरकंटकी पठार में आती है। यहाँ पर सोन, नर्मदा, जोहिला नदियों का उद्गम होता है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी में आती है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची होशंगाबाद में है। और ये पूछे किस पहाड़ी में आती है महादेव में। गोदावरी नदी और नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, ठीक नीचे से गोदावरी नदी बहती है। इसके बीचों बीच में जो पर्वत श्रेणी है वो है सतपुड़ा। समझ में आ रहा है कि नर्मदा नदी बहती है, इधर से गोदावरी नदी बहती है, इसके बीचों बीच में जो श्रेणी है वो श्रेणी कौन सी है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा श्रेणी को नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का क्या कहा जाता है जल विभाजक। तो पूछे नर्मदा और गोदावरी को अलग कौन करता है सतपुड़ा, इसको क्या कहा जाता है जल विभाजक। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा एक और टॉपिक क्लियर होगा। लास्ट हमारा बचता है पठार, और वो पठार है बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। अगला है हमारा टॉपिक दोस्तों बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। बघेलखंड जो हमारा पठार है इसकी क्या विशेषता है। बघेलखंड पठार जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी भाग में हमारा पठार है। कौन सा पठार है बघेलखंड। बघेलखंड पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, अनूपपुर इन जिलों में फैला हुआ कौन सा पठार है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की बात करें दोस्तों, बघेलखंड के पठार में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ एक प्रकार की चट्टान पाई जाती है जिसे गोंडवाना सेल कहा जाता है। सेल यानी कि चट्टान। तो बघेलखंड के पठार में गोंडवाना चट्टानें और पूछे खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ का एक और तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बघेलखंड के पठार में मानसूनी वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो पूछे जलवायु यानी मानसूनी जलवायु अधिक होने के कारण, या कह सकते हैं इस क्षेत्र में जलवायु मानसून होने के कारण जैव विविधता भी अधिक मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे अधिक सागौन, साल और तेंदुपत्ता के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो हमारे पठार में। और पठार कौन सा है बघेलखंड का। बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं किस पठार में क्या विशेषता है, किस पठार में कौन सी मानसून है, कौन सी जलवायु औसतन वर्षा होती है, किसमें कौन से प्रकार खनिज पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती, नदियाँ पाई जाती, पर्वत पाई जाती, पहाड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न, अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न उठता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।